क्या करूं भाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जेब में 1 रुपया भी नहीं है। अमन बेटे, आज कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चल, आज किसी ना किसी को बकरा बनाकर पैसों का इंतजाम करता हूँ। अपने आप में बड़बड़ाकर अमन गांव के बाजार में अपने आज के बकरे को ढूंढने निकल पड़ता है। आओ भाई आओ। जूस ले लो जूस। ठंडा ठंडा गन्ने का जूस। राजू के यहाँ जैसा जूस मिलेगा वैसा पूरे गांव में कोई नहीं देगा। बड़े बड़े हीरो को जूस पिलाकर आया है ये राजू। आओ भाई आओ। राजू के यहाँ का जूस पी लो। राजू की दुकान से थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर अमन उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। बड़े बड़े हीरो को जूस पिला कर आया है ना। रुक, आज तुझे ही तेरे जूस का टेस्ट कराता हूँ। इतना कहकर अमन राजू की दुकान पर पहुंच जाता है। आओ भाई आओ, बताओ क्या दूं। एक काम करो, 1 कप चाय पिलाओ मलाई मार के। अरे भाई क्यों बोनी के टाइम मजाक कर रहे हो। ये गन्ने के जूस की दुकान है, चाय की टपरी थोड़ी। हाँ तो वही पिलाओ ना जो बेच रहे हो। हाँ तो बताओ, कितनी गिलास पियोगे। एक काम करो, अभी के लिए 10 गिलास पिला दो, बाकी का सोच के बताता हूँ। अमन की बात सुनकर राजू को थोड़ा शौक लगता है। 10 गिलास जूस। भाई तुम अकेले पीने वाले हो या पीछे से तुम्हारा पूरा परिवार आने वाला है। नहीं भाई, मैं अकेले पीऊंगा। क्यों मजाक कर रहे हो मेरे साथ, तुम अकेले इतना पी ही नहीं सकते। नहीं भाई, मैंने तुम्हारे जूस के बारे में बहुत सुना है कि बड़े बड़े पिक्चर के हीरोज को तुम्हारा ये जूस बहुत पसंद है। तो मैंने तो सोच लिया है, मैं आज तुम्हारे इस मशहूर जूस के कम से कम 10 गिलास तो पीकर रहूंगा। अमन से अपने जूस की तारीफ सुनकर राजू मन ही मन बहुत खुश होता है। क्या बात है। मेरे इस फेंकने के अंदाज से तो लोगों पर असर पड़ रहा है। वरना कहाँ मेरी ये छोटी सी जूस की दुकान और कहाँ वो फिल्मों के हीरो। चलो कोई नहीं, इसी तरह तो धंधा होता है। क्या हुआ भाई, कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं भाई, बस वही अपने पुराने फिल्मों के शूटिंग वाले दिन याद कर रहा था, जब बड़े बड़े फिल्म स्टार को मैं जूस पिलाया करता था। अमन को भी समझ रहा था कि राजू उसके सामने फेंकम फेंक कर रहा है, तो अमन भी अपने मन ही मन में बड़बड़ाने लगता है। फेंक ले बेटा, जितना फेंकना है। आज तुझे पता चलेगा किस फेंकू से तेरा पाला पड़ा है। तो देरी किस बात की भाई, लगाओ मेरे लिए अपने फेमस गन्ने का जूस। हाँ भाई तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक ग्लास लेकर आता हूँ। भाई बाकी के 9 गिलास मत भूल जाना। हाँ भाई, तुम पहले एक गिलास तो पियो, तब तक मैं और गिलास तैयार कर लूंगा। फिर क्या था, अमन राजू के जूस के दुकान के बाजू में जाकर बैठ जाता है और राजू गन्ने का जूस निकालने लगता है। फिर कुछ देर बाद राजू अमन को एक ग्लास जूस देता है। लो भाई पियो और बताओ कैसा लगा। अमन भी फिर फटाफट से गन्ने का जूस पी लेता है। वाह भाई वाह, क्या जूस है। इतना स्वादिष्ट जूस मैंने आज तक नहीं पिया था। लाओ भाई और ग्लास लाओ। अमन से अपने जूस की तारीफ सुनकर राजू भी बहुत खुश होता है और फटाफट से अमन के लिए और 9 ग्लास जूस बनाकर लाता है। अमन भी जन्म जन्मों से प्यासे की तरह फटाफट 9 ग्लास गन्ने का जूस पी लेता है। वाह भाई, क्या जूस बनाते हो तुम। सच कह रहा हूँ, तुम्हें तो ये छोटी दुकान छोड़कर अपना एक बड़ा सा जूस सेंटर चालू करना चाहिए। अमन से इतनी तारीफ सुनकर राजू भी फूला नहीं समा रहा था। कहाँ भाई, जूस सेंटर खोलने के लिए तो बहुत पैसे लगेंगे और उसके लिए मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अरे पैसे की क्या बात है भाई, पैसा तो आजकल आइडिया से बनता है। आइडिया से? वो कैसे भाई, मुझे भी तो बताओ। राजू की उत्सुकता को देख अमन हल्की सी मुस्कान के साथ राजू के चेहरे को देखता है। मान लो अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा ये जूस आज से सिर्फ गांव में नहीं बल्कि पूरे जिले में फेमस हो सकता है। अरे भाई मजाक मत करो, मेरी इतनी औकात कहाँ। औकात नहीं, दिमाग चाहिए राजू भाई, और वो तुम्हारे पास है, बस तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। अमन की बातों में ऐसा कॉन्फिडेंस था कि राजू उसकी बातें ध्यान से सुनने लगा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बताओ क्या करना पड़ेगा। बस एक काम करना होगा, आज से तुम अपने जूस का दाम दोगुना कर दो। क्या? दोगुना? फिर तो कोई खरीदेगा ही नहीं। खरीदेगा, और लाइन लगाकर खरीदेगा। जब तुम कहोगे ये वही जूस है जो बड़े बड़े हीरो पीते हैं, इसलिए ये इतना महंगा है, तो लोग सोचेंगे महंगा है मतलब कुछ खास है। अमन की बात सुन राजू अपने मन में हिसाब लगाने लगता है कि क्या ये सही होगा या गलत। भाई मैं दाम बढ़ा तो लूं, पर मान लो कुछ लोग नाराज हो गए तो। नाराज हो गए तो क्या, तो मैं हूं ना। मैं बनूंगा तुम्हारा पहला बड़ा कस्टमर और प्रचारक। प्रचारक मतलब समझा नहीं भाई, जरा साफ साफ बताओ। प्रचारक मतलब मैं सबको बताऊंगा कि मैंने आज 10 गिलास पिए हैं। लोग खुद सोचेंगे जब ये आदमी 10 पी गया तो जूस में दम जरूर है। राजू को अमन की बात जमती हुई लगने लगती है। ठीक है भाई, आज तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तभी बाजार में कुछ गांव वाले जूस की दुकान के पास आ जाते हैं।
अरे राजू, आज जूस नहीं पिलाएगा क्या? मिलेगा भाई, लेकिन आज से मेरा जूस स्पेशल है। हाँ भाई, स्पेशल है। मैंने अभी 10 ग्लास पी लिए। सच में, ऐसा जूस कहीं नहीं मिलेगा। ये सुनते ही दूसरा गांव वाला बोल पड़ता है। अगर इतना बढ़िया है तो एक ग्लास हमें भी पिला दो। देखते देखते राजू की दुकान पर भीड़ लग जाती है। कोई कह रहा था हीरो वाला जूस, तो कोई बोल रहा था 10 ग्लास वाला जूस। अरे राजू, जरा तेज निकाल भाई, लाइन लगी है। हाँ भाई हाँ, सबको मिलेगा। आज राजू का जूस स्पेशल है। अमन एक तरफ खड़ा होकर सब कुछ ध्यान से देख रहा था। वाह अमन, खाली जेब से शुरू किया और पूरा बाजार हिला दिया। चलो, अब थोड़ा राजू को और उसके ग्राहकों को डराया जाए। तभी अमन जानबूझकर पेट पकड़कर बैठ जाता है। अरे राजू भाई, ओह, आह, मेरा पेट। क्या हुआ भाई, तबीयत तो ठीक है ना? लगता है आज ज्यादा ही जूस पी लिया, चक्कर सा आ रहा है। अमन की बात सुनकर आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं। अरे राजू, क्या बोल रहा है ये? तूने जूस में कुछ मिलावट तो नहीं की है? अरे नहीं भाई, मेरा जूस एकदम शुद्ध है। नहीं नहीं, मिलावट नहीं है, बस इतना टेस्टी था कि ज्यादा पी गया शायद, इसलिए ऐसा है। अमन की ये बात सुनकर लोग फिर से रिलैक्स हो जाते हैं। भाई थोड़ा आराम चाहिए, पास के पेड़ के नीचे बैठने जा रहा हूँ। हाँ हाँ बैठो भाई, तुम आराम से जाकर बैठो, मैं पानी लाता हूँ। राजू जैसे ही पानी लाने जाता है, अमन फिर आराम से पेड़ के नीचे जाकर सीधा होकर बैठ जाता है। चलो, मेरा ड्रामा सफल रहा। तभी अमन जोर से राजू को आवाज लगाकर बोलता है। अरे राजू भाई, एक बात बताऊं? हाँ भाई बोलो, क्या हुआ? भाई आज मैंने 10 ग्लास जूस पी, लेकिन दिल तो अभी भी नहीं भरा। राजू भाई कुछ भी कहो, ये तो जूस का असली फैन निकला। हाँ भाई, सच में ये मेरे जूस का ब्रांड एम्बेसडर है। राजू से ब्रांड एम्बेसडर सुनकर अमन की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ राजू भाई, वो तो मैं हूँ। अब से मैं रोज यहाँ बैठूंगा और सबसे तुम्हारे जूस की तारीफ करूंगा। वो तो बहुत अच्छा होगा भाई। और फिर उसके बदले में क्या लोगे? बस रोज 2 टाइम जूस पिला दिया करना और 2 टाइम नाश्ता करा देना। अरे भाई बस इतना ही, फिर तो मंजूर है। राजू की बात सुन अमन मन ही मन उछल पड़ता है। चलो, पैसे नहीं तो क्या हुआ, रोज के खाने पीने का जुगाड़ पक्का हो गया। शाम होते होते राजू का सारा जूस बिक जाता है। भाई अमन, आज तो कमाल हो गया। पहली बार दुकान खाली हुई है। देखा भाई, मैंने कहा था ना, पैसे कमाने के लिए आइडिया चाहिए होता है। तभी राजू को अचानक एक बात याद आती है। बाकी बात तो सही है, पर भाई एक बात तो रह ही गई। कौन सी बात रह गई भाई? हमारी बात तो सुबह शाम मिलाकर 2 ग्लास जूस की हुई है, पर तुमने आज 10 ग्लास जूस पिया है, तो बाकी 8 के पैसे कब दोगे? राजू की बात सुन अमन एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है, फिर मुस्कुरा देता है। राजू भाई, वो पैसे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और इतना कहकर अमन धीरे से वहां से भाग जाता है। अरे ओए अमन, सुन तो सही। राजू दुकान पर खड़ा देखता रह गया और अमन वहां से भाग गया। समझ गया, आज इसने मुझे बकरा बनाया है। ठीक है बेटा, कल तू आ। अगली सुबह गांव का बाजार फिर से गुलजार था, लेकिन आज राजू की आंखों में खुशी नहीं बल्कि चालाकी थी। कल मेरे प्रचारक ने बहुत दिमाग घुमाया, आज मैं उसको दिखाऊंगा असली स्पेशल जूस क्या होता है। राजू आज दुकान जल्दी खोल लेता है और 2-3 गांव वालों को पास बुलाता है। अरे सुनो, कल जो अमन था ना, वही जो 10 ग्लास पी गया था। हाँ हाँ, वही चालाक सा लड़का। मैंने सुना है वो रोज ऐसे ही लोगों को फंसाता है। आज जरा ध्यान रखना। तभी दूर से अमन हाथ हिलाते हुए आते दिख जाता है। अरे राजू भाई, क्या बात है, आज तो दुकान जल्दी खुल गई। अरे ब्रांड एम्बेसडर आ गया, आओ आओ बैठो, आपका ही इंतजार था। राजू की बात से अमन को जरा भी शक नहीं होता है। राजू भाई, आज वही 2 टाइम वाला नाश्ता और जूस वाली स्कीम चालू है ना? हाँ हाँ भाई, लेकिन आज एक नया फ्लेवर है, स्पेशल वीआईपी जूस। वीआईपी मतलब फ्री वाला ही होगा या फिर कुछ पैसे देने होंगे? नहीं भाई, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री, तुमसे कैसे पैसे लूंगा मैं? राजू मन ही मन हंसता रहता है, क्योंकि आज उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। हाँ भाई, पहले पियो, बाद में बात करेंगे कि फ्री और पैसे वाले जूस में क्या फर्क है। कल मुझे बकरा बनाया था ना। राजू अमन को एक ग्लास जूस देता है, लेकिन ये जूस बाकी से थोड़ा ज्यादा गाढ़ा होता है। अरे वाह, आज तो जूस और भी भारी लग रहा है। वीआईपी है भाई, स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है, इसका असर भी वीआईपी होगा। वीआईपी वाला जूस अमन भी फटाफट से पी लेता है और आराम से एक जगह जाकर बैठ जाता है। भाई हो सके तो थोड़ी देर में थोड़ा नाश्ता मंगा लेना। वो क्या है, सुबह घर पर नाश्ता नहीं कर पाया। ठीक है भाई, तुम आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर में कुछ गर्मा गर्म नाश्ता मंगा लूंगा।
कुछ समय बीतता है और थोड़ी ही देर में चैन से बैठा अमन फिर अपना पेट पकड़ लेता है। अरे राजू भाई, लगता है आज तो सच में जूस में कुछ गड़बड़ है। अमन की बात सुनकर आसपास के लोग हंसने लगते हैं। क्या हुआ भाई? लगता है आज बकरा बदल गया। क्या मतलब बकरा? मैं कुछ समझा नहीं। तभी राजू जोर से बोलता है। मतलब ये कि भाई, कल तुम 10 ग्लास पीकर भाग गए थे ना, तो आज उसका पूरा हिसाब होगा। अरे राजू भाई, वो तो बस मजाक था। हाँ तो अमन भाई, कल तुमने मजाक किया था, तो आज मेरी बारी है। राजू काउंटर के नीचे से एक कागज निकालता है और अमन को पकड़ा देता है। ये लो बिल। 10 ग्लास कल का दाम और आज का वीआईपी जूस सब मिलाकर इसमें लिखा है। अमन बिल देखकर दंग रह जाता है। इतना सारा? भाई इतना कैसे हो गया? अब बोलना, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। अमन की ऐसी हालत देखकर वहां जमा सारे लोग हंस पड़ते हैं। लगता है आज मैं ही फंस गया हूँ। ठीक है राजू भाई, पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा और पूरे जिले में तुम्हारा जूस फेमस कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अब से धोखा नहीं, सीधा धंधा। और इस तरह चालाकी भी काम आई, मेहनत भी रंग लाई। अमन और राजू दोनों की कहानी मीठे जूस की तरह खत्म हुई। ये कहानी सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां इन दिनों बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और बिजली के कड़कड़ाहट के साथ बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। इसी गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। राजू एक गरीब मजदूर था, जो कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी किसी के लिए मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके पास तो गांव में खुद का मकान भी नहीं था। वो सेठ धनीराम के एक छोटे से खपरैल वाले घर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था, जहां बरसात में छत टपकती और गर्मियों में दीवारें तपती थीं। जैसे तैसे दिहाड़ी मिलती तो घर का चूल्हा जलता, वरना कई बार उसे और उसके पत्नी को खाली पेट ही सोना पड़ता था। उस रात मौसम बेहद खराब था। मूसलाधार बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं और बिजली की चमक से पूरा गांव कांप सा रहा था। अजी, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। न धूप निकली, न कपड़े सूख पाए। घर में हर तरफ नमी ही नमी भर गई है और ऊपर से छत भी टपक रही है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। मीरा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब करें भी तो क्या? खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, अनाज की बोरियां भी गीली हो गई हैं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत दाल चावल था वो भी खत्म हो चुका है और सारी लकड़ियां भी भीग गई हैं, इसीलिए चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। और हां, क्या तुमने सुना? बिरजू काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और ऐसे ही चलेगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो न गांव के रास्ते खुलेंगे और न ही बाहर से कुछ लाया जा सकेगा। ऐसा तो मत कहिए जी। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है, लकड़ियां भी भीगी पड़ी हैं, चूल्हा जल नहीं रहा। पेट की आग तो जैसे अब सहन ही नहीं होती। न कोई उधार देने को तैयार है, न कहीं काम ही मिल रहा। अब तो भगवान ही मालिक है। इसी तरह बारिश लगातार पड़ती रही और फिर जैसे तैसे 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है और बारिश के रुकते ही राजू तुरंत अपने घर से काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। सेठ जी, आपके पास अगर कुछ काम हो तो बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस घर में बैठकर पत्नी की भूख नहीं देखी जाती। अरे राजू, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से ये बरसात लगी है मैं तो खुद अपने मजदूरों को काम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे सारे खेत पानी में डूबे पड़े हैं। बारिश के चलते मेरा गोदाम का काम भी पूरी तरह बंद है, इसलिए अभी तो कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मैं हल भी जोत लूंगा और अगर आप कहें तो घर का काम भी कर दूंगा। जानवरों को चारा पानी भी दे दूंगा, मगर मुझे कुछ तो काम दीजिए। घर पर मेरा परिवार भूखा है। सेठ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे कोई काम दीजिए। नहीं राजू, ऐसा मत कह। तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, पर मैं भी क्या करूं, मजबूर हूं। कुदरत का कहर हम सब पर ही बरस रहा है। लेकिन तू चिंता मत कर, जैसे ही बारिश थमेगी सबसे पहला काम मैं तुझे ही दूंगा। और सुन, एक काम कर, मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियां और थोड़ा अनाज रखा है, जाते जाते अपने साथ लेते जा। सेठ से खाने का अनाज लेकर राजू जैसे ही अपने घर की ओर निकला ही था कि बरसात फिर से शुरू हो जाती है। बरसात के चलते वो एक झोपड़ी के यहाँ जाकर रुक जाता है। जहाँ वो रुका था वहीं पर 2 लोग आपस में बरसात पर चर्चा कर रहे होते हैं। भाई राकेश, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है।
खेतों के लिए तो जैसे वरदान हो। बिल्कुल सूरज भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर ये ना हो तो गर्मी जान निकाल लेती। पिछले साल तो जून जुलाई के महीनों में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। ना पानी था, ना फसल हुई। कई गांवों में तो पीने तक को पानी नहीं बचा था। हाँ, सही कह रहे हो राकेश। इस बार तो मौसम भी सही वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो चावल की फसल भी अच्छे से हो जाए। हाँ भाई, कम से कम 10 दिन तो ऐसे ही बरसे, वरना कहीं अचानक धूप निकल गई तो सारी मिट्टी फट जाएगी। मैंने कल ही मौसम की खबर देखी थी, जहां बता रहे थे कि कम से कम 10-15 दिन के लिए बारिश तो भर भर के होने वाली है। इसका मतलब अभी तो हमारे सोच से कुछ ज्यादा बरसात होने वाली है। हाँ भाई, मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 10-15 दिन दबा के बारिश होने वाली है। उन्होंने तो सलाह भी दी है, लोग जरूरी राशन वगैरह पहले ही घर पर रख लें। फिर चिंता किस बात की? मैं तो आज ही पूरे महीने का घर का राशन भर लूंगा। फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे, गर्मा गर्म खिचड़ी पकौड़ी और ऊपर से गर्म चाय। बगल में खड़ा राजू ये सब बात सुनकर उनसे कहता है। अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तब तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज भी नहीं है और आप लोग 10 दिन की बारिश बता रहे हो। तो खड़े क्या हो राजू भाई, जाओ और जाकर अपने घर का राशन भरा लो। राजू चुपचाप किनारे खड़ा होकर उनकी बातें सुनता है। उसके मन में चिंता थी। जहां कुछ लोगों के लिए ये बारिश वरदान बन रही थी, वहीं उसके जैसे गरीबों के लिए ये अभिशाप बन गई थी। फिर कुछ समय बाद जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होती है, वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूं कि अगले 10-12 दिन तक लगातार बारिश होने वाली है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां से घर का राशन भराऊं। क्या कह रहे हो जी? 10-12 दिन? अगर ऐसे हुआ तो हम क्या करेंगे? हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज नहीं है और ऐसी बारिश में आपको कहीं काम भी नहीं मिलेगा। आपको तो पता ही है कि घर की हालत कैसी है। कोने कोने से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी भरते जा रहे हैं। हाँ मीरा, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी परेशानी। मैं भी जानता हूं कि इस टपकते छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो। और ऐसी ही बारिश होती रही तो घर में कोई ना कोई बीमार भी पड़ सकता है। और हमें अभी सेठ धनीराम को घर का किराया भी देना है। पहले ही 3 महीनों का किराया देना बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे? वो तो इस बार पक्की नहीं सुनेंगे हमारी बात। पिछली बार तो किसी तरह मना लिया था। यही बात तो मुझे भी खाए जा रही है। एक तरफ ये बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है और दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। मीरा, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, मैं क्या करूं? आप परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, पर अब हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा, तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बारिश और जोर जोर से होने लगी। और इस बार तो बारिश के साथ साथ बिजली भी गिर रही थी। बारिश की बूंदें इतनी तेजी से गिर रही होती हैं जैसे बादल फट पड़े हों। बारिश के बूंदों के साथ गांव का पूरा वातावरण शीतल और ठंडक से भर जाता है। अब तो देखो जी, बारिश और तेज हो गई है और ये छत तो अब लग रहा है जवाब दे देगी। और एक तरफ से ये बारिश परेशान कर रही है, दूसरी तरफ घर में खाने को अनाज नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ मीरा, अब तो मुझे और डर लग रहा है। कहीं अगर ऐसी ही बरसात बढ़ती रही तो ये छत गिरकर नीचे ना आ जाए। हमें कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते हो? एक बार जाकर मुखिया जी से मिल लीजिए, शायद वो कुछ मदद कर दे हमारी। मीरा, परंतु ऐसी बारिश में घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालना है। बारिश की वजह से रास्तों पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है और मैं मुखिया जी से मिलकर क्या करूंगा? उनके पास मदद के लिए जाओ तो कोई ना कोई नया बहाना बनाकर हमेशा गांव वालों की बातों को टाल देते हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर इस समय हम लाचार हैं। हमें उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी। तुम एक बार जाकर उनसे बात तो करके देखो, शायद वो कोई मदद कर दे। अगर अभी नहीं गए तो शायद हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए कह रही हूँ, जाइए और उन्हें हम पर क्या बीत रही है सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। फिर क्या था, मीरा की ऐसी बातें सुनकर राजू भारी बारिश में मुखिया के घर के लिए निकल जाता है। किसी तरह से बच बचाकर राजू मुखिया के घर पर पहुंच जाता है। अरे राजू, तुम इतनी भारी बारिश में यहाँ क्या हुआ? कोई जरूरी बात है? हाँ मुखिया जी, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूं। मुखिया जी, इस बारिश ने तो हमारा जीवन ही तबाह कर रखा है। घर की छत से लबालब पानी गिर रहा है। घर की ऐसी हालत हो रखी है जैसे पूरा घर नदी हो। घर में खाने को अनाज नहीं है।
ऊपर से ऐसे बारिश के चलते कोई काम नहीं मिल रहा है, जिस कारण पैसे भी नहीं है। मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ। देख राजू, पैसों की बात तो मत ही कर। मैं खुद ही कई लोगों को पैसे बांट चुका और अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं। तू तो जानता ही है कि पंचायत में कितने खर्चे होते हैं, इसलिए फिलहाल तो मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू किसी और के पास से पैसे उधार ले ले। और बारिश का क्या है, बारिश तो सबके लिए आई है, बस फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहता है तो कोई घरों में आराम फरमाता है। यहाँ राजू मुखिया के यहाँ मदद लेने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं उसके घर पर सेठ धनीराम अपना किराया लेने पहुंच जाता है। सुनो मीरा, मुझे फटाफट से घर का किराया लाकर दे दो। और हाँ, याद है ना, पहले के 3 महीनों का भी किराया बाकी है। सेठ जी, कृपा करके थोड़ा वक्त और दे दीजिए। राजू बाहर गए हैं, वो किसी से मदद लेने गए हैं, बस लौटने ही वाले होंगे। हम आपका किराया जरूर चुकाएंगे, बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। मीरा, अब बहानों से काम नहीं चलेगा। मैं पहले ही बहुत बार तुम्हें मौका दे चुका हूं, अब एक दिन भी देर नहीं चलेगी। अगर आज किराया नहीं दिया तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे बाहर? इतनी तेज बारिश हो रही है, गांव में हर जगह पानी भर गया है, पूरे छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए सेठ जी। देखो मीरा, बारिश के वक्त हमें भी तो खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। ये बारिश एक दिन की नहीं है, कम से कम 10-15 दिन चलने वाली है। ये सब सोचकर बोल रहा हूं। सेठ जी, बस कुछ दिन का और समय दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। नहीं मीरा, मैं अब तुम्हें एक भी दिन का भी समय नहीं दूंगा। फिर क्या था, धनीराम सेठ मीरा को अपने घर से बाहर निकाल देता है। तभी कुछ देर बाद राजू अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी अपनी पत्नी को बारिश में बाहर देखता है। क्या हुआ मीरा, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? सेठ धनीराम आए थे किराया लेने। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम पैसे लेने ही गए हो, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बोलने लगे कि तुम्हारे बहाने और नहीं चलेंगे और अभी के अभी मेरा घर खाली कर दो। उन्होंने तुम्हें इतनी तेज बारिश में बाहर निकाल दिया, क्या उनमें इतनी सी भी इंसानियत नहीं है? अब हम क्या करेंगे जी, हमारा तो कोई है भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? अब हम बस एक काम कर सकते हैं, जब तक कुछ ना हुआ तब तक गांव के मंदिर में आश्रय ले सकते हैं। हाँ, ये आपने सही कहा, हम कुछ दिन गांव के मंदिर में गुजार लेते हैं। राजू और मीरा भीगते हुए अपने भीगे सामान को साथ लेकर गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में तेज बारिश और ठंडी हवा से शरीर कांप रहा था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें हिम्मत दी थी। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मंदिर के भीतर एक कोना चुनकर उन्होंने अपना सामान रख दिया और वहीं एक कोना पकड़कर दोनों सो गए। सुबह होते ही गांव के सेठ वहां आ गए, जिनके पास कुछ दिन पहले वो काम मांगने गया था। उन्होंने मंदिर में राजू और उसकी पत्नी को देखकर पूछा, अरे राजू, तुम यहाँ मंदिर में क्यों रुके हुए हो? सब ठीक तो है? सेठ जी की आवाज सुनकर राजू उठकर खड़ा हो जाता है। सेठ जी, सब कुछ बिखर गया है, घर से निकाल दिए गए, खाने को कुछ नहीं, कोई काम नहीं, मजबूरी में मंदिर में आकर शरण ली है। मुझे अफसोस है राजू, मैंने सोचा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। उस दिन तुझे जो थोड़ा अनाज दिया था उसी से कुछ दिन गुजारा कर लेगा, ऐसा सोचा था, लेकिन अब देख रहा हूं कि बात उससे कहीं आगे निकल चुकी है। सेठ जी, अब हालात हमारे बस में नहीं रहे। बारिश ने हमारे जैसे गरीबों की जिंदगी पूरी तरह से उधेड़ दी है। हम तो बस एक कोने में बैठकर यही सोचते रहे कि अगली सुबह कैसी होगी। चल उठ, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ मेरे घर के पास। मेरा एक छोटा सा घर है, तू आज से वही रहेगा। राजू को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि सेठ जी ने उसके लिए अपने घर के पास एक छोटा सा घर देने की बात कही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने अपमान और संघर्ष के बाद किसी ने उसका दर्द समझा था। सेठ जी, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपने आज मेरी डूबती जिंदगी को एक नई दिशा दी है। नहीं राजू, ये कोई उपकार नहीं है, तुमने हमेशा मेहनत से काम किया है। तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग ही इस गांव की असली ताकत हैं। वो घर पुराना जरूर है, लेकिन छत मजबूत है। तुम्हारे परिवार को अब भीगने की जरूरत नहीं।
राजू और मीरा ने मंदिर से अपना भीगा हुआ सामान समेटा और सेठ जी के साथ चल पड़े। सेठ जी उन्हें सबसे पहले अपने घर में ले गए और उन्हें कुछ देर वहीं रुकने कहा ताकि दूसरे घर में थोड़ी साफ सफाई करवा सके। कुछ देर बाद जब राजू और मीरा उस घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा घर पुराना था मगर मजबूत था। उस घर में कहीं से भी पानी की बूंद नहीं गिर रही थी। उस घर को देखकर मीरा बोली, लगता है जैसे हम एक बुरे सपने से जागे हैं। भगवान सेठ जी को सदा खुश रखे। देखते देखते कुछ दिन और बीत गए। बारिश अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। गांव में फिर से हलचल लौटने लगी थी। खेतों में पानी उतर चुका था और लोग अपने अपने कामों में लगने लगे थे। राजू और मीरा अब उस नए घर में सुकून से रह रहे थे। एक सुबह मीरा चूल्हे पर चाय चढ़ाते हुए राजू से बोली, सुनिए जी, एक बात कहूं? हाँ भाग्यवान, कहो ना। अब जब हमारे सिर के ऊपर मजबूत छत है और थोड़ी राहत मिल गई है, तो क्यों ना हम कुछ छोटा मोटा काम शुरू करें? काम? कैसा काम? सोचा है, गांव के मुख्य चौक पर एक छोटी सी चाय की टपरी खोल लेते हैं। बारिश के बाद हर कोई गर्मा गर्म चाय के लिए तरस रहा है और गांव में कोई अच्छी चाय की जगह है भी नहीं। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। सेठ जी से कहिए ना, उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, एक बार उनसे थोड़े पैसे उधार मांगिए। आप कह दीजिए कि जैसे ही दुकान चलने लगेगी धीरे धीरे चुका देंगे, वो जरूर मानेंगे। ठीक कह रही हो मीरा, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अगर चाय की दुकान चल निकली तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उसी दिन राजू दोपहर में सेठ जी के पास पहुंचा। संकोच के साथ उसने अपनी बात रखी। सेठ जी, एक बात कहनी थी। आपसे जो मदद मिली उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अब मैं कुछ काम शुरू करना चाहता हूं, एक छोटी सी चाय की टपरी। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। राजू, यही तो मुझे सुनना था। मैं जानता था कि तुम किसी पर हमेशा निर्भर नहीं रहोगे। चाय की दुकान बहुत अच्छा विचार है। गांव में लोग सुबह शाम बैठते हैं, बात करते हैं। तुम्हारी दुकान चलेगी जरूर। ये लो, ये 5,000 रुपये दुकान शुरू करने के लिए काफी होंगे। और चिंता मत करना, उधार की बात नहीं, इसे निवेश मानो। और जब दुकान चल निकले तब जैसे मन करे लौटा देना। सेठ जी, आपने तो आज फिर मुझे नया जीवन दे दिया। अगले ही दिन राजू ने गांव के चौक पर एक छोटी सी जगह देखी और वहां लकड़ी की एक साफ सुथरी चाय की टपरी लगाई। मीरा ने घर पर ही अदरक की चाय और गर्म पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। दुकान का नाम उन्होंने रखा पहली बारिश की चाय। नाम सुनते ही गांव के लोग खींचे चले आए। सभी को वो कहानी याद थी जब राजू और मीरा बारिश में मंदिर में सोने को मजबूर हुए थे। अब वही लोग उनकी चाय की तारीफ करते नहीं थकते थे। अरे राजू, तेरी चाय तो वाकई कमाल की है। और मीरा भाभी के गरम गरम पकौड़े, बस क्या कहने। धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली। राजू सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलता और मीरा पीछे से सारा सामान तैयार करती। कुछ ही महीनों में राजू ने सेठ जी का पैसा भी लौटा दिया। आज वही राजू जो एक वक्त अपनी पत्नी को भूखा सुलाता था, अब गांव के लोगों को गरम चाय और स्वादिष्ट पकौड़े खिला रहा है। उसकी दुकान अब गांव का सबसे प्यारा अड्डा बन चुकी है। देखिए जी, मेहनत और सच्ची नीयत कभी खाली नहीं जाती। हाँ, और सबसे बड़ा भाग्य तो ये है कि मेरे साथ तुम हो मीरा।